हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पजल गार्डन पर। आज जिस कहानी की हम बात करने वाले हैं वो है गुजरात से, और क्योंकि एक सच्ची घटना है तो इसको उस समय अखबार ने भी कवर किया था। जो भी नाम मैं यूज़ करने वाला हूँ वो सारे बदले हुए नाम हैं। आज की वीडियो में आपको पता लगेगा कि काला जादू कितना ख़तरनाक हो सकता है। एक ऐसा जादू जिसने एक पूरे हंसते खेलते परिवार को ख़त्म कर दिया। कभी कभी हमें ज़्यादा अच्छा होना भी दुख दे जाता है। ऐसे एक आदमी थे जिनका नाम था मनोज। वो बहुत भले इंसान थे और दूसरों के लिए जितना उनसे हो पाता था वो उतना किया करते थे। वो एक बहुत मेहनती आदमी थे और उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था, इसलिए हर कोई इन्हें पसंद करता था। उस समय उनकी उम्र लगभग 50 के आसपास रही होगी। उनके परिवार में उनकी बीवी थी और उनकी एक बेटी थी। मनोज ने बहुत मेहनत से खुद का कारोबार खड़ा किया था। उनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, जिसके चलते उन्होंने बहुत जल्दी अपना एक फ़्लैट खरीद लिया था और साथ ही अपनी गाड़ी भी ले ली थी। मनोज में कोई ऐब नहीं था, ना तो वो शराब पीते थे और ना ही गुटखा या सिगरेट। जो भी मनोज के पास आता था वो उसकी बिना कुछ सोचे समझे मदद करने में लग जाते थे। इसी के चलते मनोज ने 15 से 20 लाख रुपए जो सिर्फ कर्ज के रूप में लोगों को दे रखे थे। वो इतने भले थे कि सिर्फ अपने पड़ोसी या किसी दोस्त के कहने पर खुद से अनजान व्यक्ति को भी पैसे दे देते थे। अब पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये सारी चीज़ें वो नहीं सोचते थे। कुछ लोग पैसे वापस करते थे, कुछ नहीं करते थे, और कुछ लोग तो वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरे स्टेट्स में भी चले गए थे। तो मनोज के कई सारे कर्जदार राजस्थान और एमपी में भी थे। उनके पड़ोसी उनको समझाते थे कि मनोज, तुम्हें अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, ऐसे ही हर किसी की मदद मत किया करो। हालांकि उसके चक्कर में मनोज को काफ़ी घाटा भी हो चुका था, पर वो कहते थे कि उस ज़िंदगी का क्या मतलब जो किसी दूसरे के काम ही ना आए। एक शाम मनोज बहुत ही परेशान थे क्योंकि उनके एक मज़दूर को मशीन से बहुत चोट लग गई थी और उनसे गलती ये हुई थी कि उन्होंने उसका बीमा नहीं करवाया था। तो इलाज का खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए वो अपने कर्जदारों को फ़ोन लगा रहे थे। कुछ तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे, और जो उठा रहे थे उनमें से कोई कहता 4 दिन बाद दूंगा, कोई कहता 8 दिन बाद दूंगा, कोई किसी तारीख का नाम ले देता। कुल मिला के उनको खुद का ही पैसा नहीं मिल पा रहा था और यहाँ इलाज का खर्चा बढ़ता ही जा रहा था। उनका एक पड़ोसी था जो उनका काफ़ी अच्छा दोस्त था, जिसका नाम किशन था। जब उन्होंने सारी बातें किशन को बताई तो किशन ने उन्हें समझाया कि ऐसे सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला, ऊपर से तुम बहुत ज़्यादा सीधे भी हो। तो एक काम करो, अपने कर्जदारों को थोड़ा सा डराओ धमकाओ। आखिर तुम्हारे पैसे हैं और तुम्हें ज़रूरत भी है, यहाँ किसी की जान पर बनी है। किशन ने उन्हें अपने स्वभाव में थोड़ा सा बदलाव लाने की सलाह दी। उसी दिन रात को मनोज ने अपने कर्जदारों को फ़ोन किया और उन्हें धमकियाँ और गालियाँ दी। उसके बाद 2-3 दिन वो मोहल्ले में किसी को नहीं दिखे। घर से पता करने पे पता चला कि वर्कर की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है और मनोज अपने कर्जदारों से पैसे लेने गए। 3 दिन बाद किशन की मुलाकात मनोज से हुई। शाम का वक्त था और मनोज काफ़ी परेशान थे। किशन के पूछने पे उन्होंने बताया कि उस वर्कर की तबीयत बिगड़ते ही जा रही है और वो अब शायद ही बचे। किशन ने उन्हें हौसला दिलाया और पैसों के बारे में पूछा तो मनोज ने बताया कि वो 4-5 लोगों के घर गए थे, पर पैसे देने को कोई तैयार ही नहीं है। हर कोई कुछ ना कुछ बहाना मार रहा है। मनोज ने बताया कि वो धमकी दे के आ चुके हैं कि अगर जल्दी ही पैसे नहीं दिए तो वो पुलिस केस कर देंगे, क्योंकि पैसे लेते टाइम के रिकॉर्ड और उनका साइन उनके पास है। बातों ही बातों में मनोज ने बताया कि जब वो वापस आ रहे थे तो गाड़ी में सामान रखने वाली जगह पर कुछ अजीब अजीब चीज़ें रखी थी, जैसे कि सिंदूर, लाल चूड़ियाँ, मांस का टुकड़ा, पान और भी कई सारी चीज़ें। अब मनोज को पता तो था कि ये काले जादू से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें हैं, पर वो पढ़े लिखे थे और इन सब पर भरोसा नहीं करते थे। किशन भी इन सब चीज़ों में नहीं मानता था। इस पे किशन ने उन्हें ये कहा कि हो सकता है कोई तुम्हें डरा रहा हो ताकि तुम पैसे ना मांगो। तुम ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो और जो अभी जो समस्या चल रही है उस पर ज़्यादा ध्यान दो। उसके बाद मनोज अपने घर चले गए। इसके बाद फिर से मनोज 2-3 दिन मोहल्ले में दिखाई नहीं दिए। एक दिन रात को 2 बजे के करीब किशन के पास मनोज का फ़ोन आता है और मनोज उनसे बोलते हैं, किशन ज़रा मेरी छत के ऊपर देखो कौन कूद रहा है। मनोज की आवाज़ में घबराहट थी और उनकी सांसें फूली हुई थी। किशन को लगा कि इतनी रात को कोई जानवर ही हो सकता है। किशन ने पूछा कि आपने चेक नहीं किया क्या? इस पे मनोज ने बताया कि वो 4 बार ऊपर आके देख चुके हैं,
पर उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे ही वो ऊपर आते हैं आवाज़ें आनी बंद हो जाती है। किशन ने पूछा कि क्या अभी भी वो आवाज़ें आ रही हैं, तो जवाब में मनोज ने हामी भर दी। अब किशन बात करते करते अपने छत पर पहुंच चुका था, क्योंकि किशन इनका पड़ोसी था। इनके घर बगल बगल में ही थे। किशन को वहाँ कुछ भी नहीं दिखा। अब किशन भी चौंक गया था। किशन ने उन्हें आराम करने की सलाह दी और नीचे आने लगा। जब किशन सीढ़ियों से नीचे आ रहा था तो उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है और उसे घूर रहा है। इसी के साथ किशन को भी गाड़ी में मिले सामान का ध्यान आया। किशन को अब लग रहा था कि किसी ने मनोज पर काला जादू या फिर कोई टोटका करवा दिया है। अब किशन को भी डर लगने लगा। जैसे जैसे वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था वैसे वैसे उसकी सांसें फूल रही थी। सुबह होने पर जब किशन मनोज से मिला तो देखा कि वो काफ़ी घबराए हुए हैं। रात भर उनकी छत से किसी के कूदने की आवाज़ें आ रही थी। फिर कुछ दिन यूं ही बीते और आसपास लोगों ने देखा कि अब मनोज और उसका परिवार बहुत डरा सहमा रहने लगा है। अब वो ना ज़्यादा किसी से बात करते थे और ना घर से बाहर निकलते थे। कुछ दिन यूं ही बीते और अब उनके घर से रात को चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे पति पत्नी आपस में भयानक तरीके से लड़ाई कर रहे हैं। ये आवाज़ें अब हर रात आने लगी थी। किशन को अब मनोज की चिंता होने लगी थी। एक सज्जन आदमी जो किसी की भी मदद करने को तैयार रहता था, उसका व्यवहार ऐसे कैसे बदल सकता है। एक सुबह किशन उनके घर गया। मनोज ने गेट खोला और जब देखा कि किशन आया है तो किशन के मुंह पर ही गेट बंद कर दिया और उस पार से चिल्लाए कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं चाहिए, अपनी समस्या हम खुद सुलझा लेंगे। मुझे पता है तुम सब रात को कान लगा के हमारी लड़ाई सुनते हो और मज़ा लेते हो। तुम लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब किशन को इस बात पर अपमान और बेइज्जती महसूस हुई। उसने सोचा शायद ये समय के साथ फिर से पहले जैसे बन जाएंगे और किशन वहाँ से चला गया। अब मनोज जब भी किशन के बगल से गुजरते थे तो उसे अनदेखा कर देते थे, पर रोज़ रात उनके घर से आवाज़ें आनी बंद नहीं हुई। अब धीरे धीरे मोहल्ले में ये बात फैलने लगी थी कि मनोज दारू पीने लगा। इसी बीच उनकी फैक्ट्री का घायल मजदूर भी मर चुका था। अब एक सुबह मनोज के घर से चीखने की बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। जब आसपास के लोग आए तो देखा कि मनोज की वाइफ और बेटी वहाँ खड़ी है और गालियाँ दे रही हैं कि ये कौन रख गया हमारे घर के सामने, ये क्या चल रहा है, ये वो। लोगों ने देखा कि मनोज के घर के बाहर मिट्टी के एक बर्तन में वही चीज़ें पड़ी थी जो मनोज को उस दिन कार में मिली थी। अब मोहल्ले में हंगामा मच गया था कि यहाँ ऐसा कौन कर रहा है, ऐसा कौन है जो ऐसी हरकतें कर रहा है। मोहल्ले वाले लोगों ने पहले उस टोटके को वहाँ से हटवाया और फिर सब ने मिलकर एक मीटिंग की। मीटिंग में सब ने ठाना कि ये सब सीसीटीवी में चेक करेंगे ये सब किसने किया है। उन्हें सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि रात के करीब 2 बजे कोई छोटी हाइट वाला इंसान जिसने काले कपड़े पहन रखे हैं वो ये सारी चीज़ें अपने हाथों में लेके आ रहा है। यूँ तो वहाँ के कुत्ते बाहर के हर किसी को भौंकते थे, लेकिन उस काले कपड़े वाले इंसान को देख ऐसा लग रहा था जैसे कुत्ते खुद डर के मारे दुबक गए हों। अब ना तो मनोज के घर के बाहर कोई कैमरा था और ना ही किशन के, तो उस काले कपड़े वाले इंसान की पहचान नहीं हो पाई थी। पर सभी को पता लग गया था कि कोई उनके मोहल्ले में जादू टोना कर रहा है। ये फुटेज उन्होंने मनोज को भी दिखाई, पर उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो अब भी सभी को चले जाने की ही कह रहे थे। उल्टा उन्होंने ये भी बोल दिया कि ये सब तुम लोग ही कर रहे हो क्योंकि तुम मुझे यहाँ से निकाल देना चाहते हो। ये सब सुनकर सभी लोग वहाँ से चले गए। अब एक दिन रात हो गई, सुबह हो गई, दोपहर हुई, फिर से रात हो गई, पर मनोज के घर से कोई आवाज़ नहीं आई। अगली सुबह पेपर वाला आया और उसने देखा कि कल का पेपर भी वहीं पड़ा है। पेपर वाले ने किशन से पूछा कि मनोज साहब कहीं गए हैं क्या? 2 दिन हो गया पेपर नहीं ले रहे, नहीं तो देखते ही ले लिया करते थे। ये सुनकर किशन को बड़ा अजीब लगा और उसने मनोज के घर की घंटी बजाई। कोई रिप्लाई ना मिलने पर उसने आसपास के लोग इकट्ठा किए और सबने मिलकर आवाज़ लगाई, पर सामने से कोई जवाब नहीं मिला। सबने मिलकर पुलिस बुलाई और तब भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ने की ठानी। दरवाज़ा टूटते ही जो सबने देखा वो देख सबके होश उड़ गए, क्योंकि सामने वाले कमरे में ही मनोज, उनकी पत्नी और उनकी बेटी, तीनों के शरीर फांसी के फंदों से झूल रहे थे। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू करी। सभी पड़ोसियों से पूछताछ हुई और फिर अखबार में खबर छापी कि बुधवार को एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। पुलिस को वहाँ एक सुसाइड नोट भी मिला। थाना अधिकारी ने बताया कि सुसाइड नोट शायद मनोज ने लिखा है। उसमें लिखा था कि उन सब पे काला जादू हुआ है। उसी के प्रभाव में मनोज ने शराब पीनी शुरू कर दी थी। साथ में उसमें यह भी लिखा था कि मनोज ने अपने परिवार को काले जादू के बारे में बताया भी था,
लेकिन किसी ने उन पर यकीन नहीं किया। इसकी बजाय उनकी शराब पीने की लत को ही इन सब का कारण बताया था। मनोज ने लिखा था कि उनका परिवार किसी भी आर्थिक तंगी से नहीं गुजर रहा था। पुलिस ने कई दिनों तक जांच करी, पर कुछ नतीजा नहीं निकला। अंत में इस केस को आत्महत्या का नाम देकर बंद कर दिया गया। अब आप बताओ दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या हुआ होगा? और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मेरे को जो स्क्रीन पे मेल दिखा रहा हूँ puzzlegarden02@gmail.com, इस पर भेज सकते हो।